Dear students, in this video lecture session, we discuss about a design example of RCC silo. तो जैसे कि अगर हम अपने लास्ट लेक्चर की बात करें तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो वर्क करा था उसमें हमने देखा था कि किसी RCC साइलो के केस में हम कौन कौन सी थ्योरीज जो होगी उसे यूज़ करेंगे और उन थ्योरीज़ को यूज़ करते हुए किस तरह से हम प्रेशर कैलकुलेशन करेंगे और यहाँ पर प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न क्या रहता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप एग्जाम्पल क्वेश्चन देख रहे हैं, अ साइलो विथ इंटरनल डायामीटर 5.5 मीटर, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन 18 मीटर and central opening with 0.5 meter is to be built to store wheat. Design the silo using M20 grade concrete and Fe415 meter. तो जैसा कि इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें डायमेंशन रिलेटेड अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें डायामीटर दिया गया है और इसी तरह से हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर उसकी सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट भी गिवन है। ठीक है, हम अगर ओपनिंग का साइज देखें तो ओपनिंग का डायमीटर 0.5 मीटर ऑलरेडी गिवन है और मटेरियल के ग्रेड हमें दिए गए हैं। इफ इन केस किसी क्वेश्चन के अंदर अगर आपको या किसी जो डिज़ाइन आपको साइलो करना है वहाँ आपको डायमेंशन गिवन ना हो, इट मीन्स कि वहाँ पर आपके पास हाइट ना हो या डायमीटर ना हो, तो फर्स्ट आप डायमीटर एज्यूम कर सकते हैं 3 मीटर टू 6 मीटर की रेंज के अंदर। उसके बाद ओपनिंग का अगर डायमीटर ना हो तो ओपनिंग का डायमीटर हम 0.5 से लेकर 1.1 मीटर या 0.75 मीटर तक ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमें मटेरियल दिया गया है वीट, जिसे स्टोर करने के लिए साइलो बनाया गया है, उसका हमें क्या चाहिए, अगर हमें यूनिट वेट और एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन अगर हमें चाहिए तो वो हम कहाँ से ले सकते हैं, वो हम कोड से यूज़ करेंगे। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारा कोड है IS 4995 पार्ट 1 1974। पेज नंबर की बात करें तो ये पेज नंबर 8 है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो वीट के लिए क्या दिया गया है, हमें बल्क डेंसिटी दी गई है और एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन दिया गया है। तो बल्क डेंसिटी दी गई है, आप यहाँ से यूनिट वेट देख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 8.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब और एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन 28 डिग्री, ये ऑलरेडी हमें गिवन है। तो यहाँ से हम इसे यूज़ कर लेंगे। कोई भी मटेरियल आपको यहाँ पर मिलता है, चाहे वो फूड ग्रेन्स हो, कोल हो, ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने यूनिट वेट ऑफ वीट लिया कितना, 8.59 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब और इसी तरीके से एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन की वैल्यू 28 डिग्री। अब उसके बाद हमने आपको लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने देखा था कि यहाँ पर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन का जो पैटर्न रहेगा वो दो अलग अलग केसेस पर डिपेंड करेगा। इट मीन्स कि हम साइलो जो रहेगा उसे फिल कर रहे हैं या हम उसे एम्प्टी कंडीशन में देख रहे हैं। तो यहाँ पर एंगल ऑफ वॉल फ्रिक्शन जो होता है वो वैल्यू भी आपको कोड से मिल जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं IS 4995 पार्ट 1 1974 टेबल नंबर 2 पेज नंबर 9। इस पेज पर अगर आप देखेंगे तो ये एक टेबल गिवन है। यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, एंगल ऑफ वॉल फ्रिक्शन एंड प्रेशर रेशियो। तो यहाँ पर डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट वैल्यू दी गई है। तो सब फर्स्ट हमें क्लासीफाई करना होता है कि मटेरियल कौन सी कैटेगरी का है, मटेरियल ग्रेनुलर है, पाउडरी है या व्हीट फ्लोर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा व्हीट है मटेरियल कैसा है, ग्रेनुलर मटेरियल है। तो ग्रेनुलर मटेरियल के लिए हमें क्या चाहिए, एंगल ऑफ वॉल फ्रिक्शन एंड प्रेशर रेशियो। तो ये दोनों अलग अलग कंडीशन है, फिलिंग के लिए अलग है और एम्प्टिंग के लिए अलग है। तो फिलिंग के लिए कितना हो जाता है, 0.75 टाइम्स ऑफ 5 एंड 0.6 टाइम्स ऑफ 5। इट मीन्स 75% ऑफ द 5 एंड 60% ऑफ द 5। प्रेशर रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो ये भी फिलिंग और एम्प्टी के लिए अलग अलग है। फिलिंग के लिए कितना है 0.5 और एम्प्टी के लिए 1। तो यहाँ पर हमने ले लिया फिलिंग के लिए 0.75 और एम्प्टी कंडीशन के लिए 0.65। प्रेशर रेशियो के की बात करें तो वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल प्रेशर अपॉन वर्टिकल प्रेशर का जो रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं प्रेशर रेशियो। तो ये के की वैल्यू हमें फिलिंग के लिए दी गई है 0.5 और एम्प्टी कंडीशन के लिए कितनी दी गई है 1। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, डायमेंशंस पे वर्क करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमें डायमीटर दिया गया था 5.5 मीटर और इस सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट दी गई थी
ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो बॉटम वाला हॉपर पोर्शन है, ठीक है, इस हॉपर पोर्शन के अंदर हमें क्या नहीं गिवन था, हमें इसके डायमेंशन नहीं गिवन थे, तो ये हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। इनको कैसे फाइंड आउट करेंगे? फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये कितना एंगल है, 45 डिग्री हमने इसको एंगल को एज्यूम करा, तो ये 45 एंगल होने की वजह से हम क्या कर सकते हैं, ये डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो ये डायमेंशन कैसे निकालेंगे, टोटल कितना है 5.5 माइनस में 0.5 डिवाइडेड बाय 2, तो हमें ये डायमेंशन मिल जाएंगे, या 2.5 मीटर। अब 45 डिग्री होने की वजह से ये लेंथ भी कितनी मिल जाएगी हमें, 2.5 मीटर, तो यहाँ पर 2.5 मीटर हो गई। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसका ये जो स्लोपिंग लेंथ है इसे भी हम निकाल सकते हैं। तो ये स्लोपिंग लेंथ कितनी हो जाएगी, 2.5 अंडर रूट 2। तो इस तरह से आप डायमेंशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद हमें जो सबसे पहला जो वर्क करना है वो क्या है, प्रेशर कैलकुलेशन करना है। तो उसके लिए हम सबसे फर्स्ट कंडीशन लेंगे, किसके लिए, एम्प्टी कंडीशन के लिए, ठीक है। तो एम्प्टी कंडीशन के अंदर हमारा 5 डेज जो था, एंगल ऑफ वॉल फ्रिक्शन जो था, उसकी वैल्यू कितनी दी थी, 0.6 टाइम्स ऑफ 5, तो हमने ये निकाला, तो ये कितना है 0.6 मल्टीप्लाई बाई 28, इट मीन्स कि 16.8। इसी तरीके से अगर हम बात करें किसके लिए, म्यू डैश के लिए, तो म्यू डैश क्या होता है हमारा 10 फाई, जिस तरीके से म्यू इक्वल टू 10 फाई, इसी तरीके से म्यू डैश इक्वल टू 10 फाई। तो हमने म्यू डैश की वैल्यू निकाली, ये आई 0.30 और म्यू की वैल्यू 0.532 और के की वैल्यू कितनी है 1.0, किस कंडीशन में, एम्प्टी कंडीशन के अंदर, ठीक है। तो ये कांस्टेंट वैल्यूज हमें मिल गई हैं जो आगे जाके हम यूज़ करेंगे। यूनिट वेट की बात करें तो यूनिट वेट कितना हो गया, 8.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, जो हमने अभी देखा। डी मीन्स डायामीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन, ये कितना है 5.5 मीटर, और एच कितना है 18 मीटर। अब सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे क्या, आर। आर को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक मीन, ठीक है। अब उसके लिए हमें ये क्यों निकाल रहे हैं, ये सारा डेटा हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर जेनसेंस थ्योरी पर वर्क करेंगे। जेनसेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब हमें हॉरिजॉन्टल प्रेशर की वैल्यू फाइंड आउट करना रहती है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, गामा आर अपॉन म्यू डैश 1 माइनस ई टू द पावर म्यू की एच अपॉन आर। ये ऑलरेडी हम क्या कर सके हैं, इसको ड्राइव कर चुके हैं। तो इस डेटा को हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमने आर निकाला, तो आर हो गया हाइड्रोलिक, तो ये हमने निकाला एरिया अपॉन पेरीमीटर। अब यहाँ पर सेक्शन कैसा है, सर्कुलर सेक्शन है, तो सर्कुलर सेक्शन में क्या होता है, एरिया π/4 इंटू डी स्क्वायर डिवाइड बाय पेरीफेरी क्या हो जाएगी पाई डी। अब डी से डी कैंसिल कर देंगे और पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, तो ये बचेगा क्या, सिर्फ d/4। तो ये हमने निकाला 5.5/4, इट मीन्स कि 1.375। अब इसमें हम क्या कर लेते हैं, वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए e टू दी पावर में है, इसलिए हम इस वैल्यू को सेपरेट कैलकुलेट कर लेते हैं, म्यू डैश के एच अपॉन आर। तो म्यू डैश की वैल्यू 0.30, या भी हमने कैलकुलेट करी थी, मल्टीप्लाई बाय 1, और यहाँ पर हम एच की वैल्यू को पुट नहीं करेंगे। इसका रीज़न मैं आपको आगे बताऊंगा कि एच की वैल्यू को हम क्यों नहीं पुट कर रहे हैं, तो इसको हम इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। तो जैसा हमने कैलकुलेट करा तो ये वैल्यू आई 0.218 एच। अब यहाँ पर पीएच की वैल्यू जो होती है वो हम यहाँ पर पुट करेंगे, और यहाँ पर एच की वैल्यू पुट ना करते हुए इसे इस तरह से हम कैलकुलेशन ले लेंगे। अब आपको पता है कि हुप टेंशन जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, T इक्वल्स टू PhD अपॉन 2, ठीक है। और AST की वैल्यू क्या होती है, टेंशन के केस में T अपॉन सिग्मा ST। ये जो वैल्यू है ये क्या है, T अपॉन सिग्मा ST, ठीक। तो यहाँ पर हुप टेंशन क्या हो जाता है, PhD/2, D मीन्स डायामीटर, PH हॉरिजॉन्टल प्रेशर बाय 2, और यहाँ पर T क्या है, यहाँ पर ये TU है, TU। तो TU क्या होता है, अल्टीमेट। तो यहाँ पर 1.5 फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो गया, ये हमारा क्या है 1.5 फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर फोर्सेस। तो यहाँ पर हमने 0.87 FY, ये किस केस में होता है, सिग्मा ST की ये वैल्यू किस केस में होती है, ये वैल्यू होती है सिग्मा ST की LSM में। WSM होता है तो हम सिग्मा ST की वैल्यू कोड से ले लेते हैं, लेकिन LSM में हम क्या होता है, ये 0.87 FY। तो हमने यहाँ पर ये वैल्यू पुट करी है। तो यहाँ पर ये दोनों वैल्यू पुट करने पर ये हमें दो फॉर्मूले मिल जाते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर क्या क्या फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर डिफरेंट हाइट होने की वजह से हमें डिफरेंट प्रेशर की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। क्योंकि जो अगर हम हाइट की बात करें तो 18 मीटर काफ़ी ज़्यादा हाइट होती है, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, अलग अलग हाइट पर कैलकुलेट करके देखेंगे। फॉर एग्जांपल हम 3 मीटर हाइट पर पहले वैल्यू निकालेंगे किसकी, हॉरिजॉन्टल प्रेशर की। तो जो हमने हॉरिजॉन्टल प्रेशर का ये फॉर्मूला निकाला है, देखिए
यहाँ पर हमने एच पुट नहीं करा था, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम एच पुट नहीं करेंगे तो यहाँ पर हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। इसको हमने सेम यहाँ पर रखा और जब हम 3 मीटर पर रखेंगे तो हम यहाँ पर एच की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो यहाँ से हमें प्रेशर की वैल्यू मिल गई 18.70। अब ये क्या होता है, डायरेक्ट टेंशन T इक्वल्स टू पी एच डी बाई 2। तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट करी तो यहाँ पर हमें वैल्यू किसकी मिल गई, डायरेक्ट टेंशन की। और इस डायरेक्ट टेंशन के लिए हमने एरिया ऑफ स्टील निकाल लिया। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, 3 मीटर, 6 मीटर, 9 मीटर, 12 मीटर, 15 मीटर एंड 18 मीटर, जितनी आपकी हाइट होगी आप इसको क्या कर सकते हैं, मिनिमम 6 जो होंगे, 5 to 6 जो होंगे, हम उतने पर उसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमने डिफरेंट वैल्यू कैलकुलेट करी। तो यहाँ पर देखिए हमें मिनिमम 213.6 mm² AST मिल रहा है और मैक्सिमम 436.3 mm² मिल रहा है। इसी तरीके से प्रेशर की बात करें तो मैक्सिमम प्रेशर जो हमें कितना मिल रहा है, 38.19 और मिनिमम प्रेशर 18.70। ओके, अब यहाँ पर क्या करना होता है, हमें यहाँ पर इसको चेक करेंगे कि ये जो एरिया ऑफ स्टील आया है ये मिनिमम एरिया ऑफ स्टील से ज़्यादा है कि कम है। तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल की थिकनेस लेना पड़ेगी। तो वॉल की थिकनेस हम कितना ले सकते हैं, 150 mm से लेकर हम 200 mm के बीच में ले सकते हैं, या 120 mm टू 150 mm या 120 mm टू 200 mm के बीच में हम ले सकते हैं इसको, 120 mm टू 200 mm तक आप इस तरह की रेंज में इसे ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस केस के अंदर पर्टिकुलर कितनी ली है, थिकनेस 150 mm, और उसके लिए हमने AST मिनिमम निकाला। तो AST मिनिमम कितना होता है, 0.3% ऑफ द एक्स सेक्शनल एरिया। तो 0.3 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 150 एंड 1000। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू कितनी है AST मिनिमम की, 450। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आई है कैलकुलेटेड वैल्यू, ये सभी वैल्यू है लेस देन AST मिनिमम। इट मीन्स कि हमें इस पर्टिकुलर केस के अंदर मिनिमम एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यही रीज़न है कि हम सभी हाइट के ऊपर, अगर क्या होता कि ये वैल्यू से हमारी ये वैल्यू ज़्यादा आती तो हम डिफरेंट हाइट के ऊपर डिफरेंट वैल्यू प्रोवाइड करते, किसकी, एरिया ऑफ स्टील की। ठीक है, लेकिन अब एरिया ऑफ स्टील सभी हाइट पर सेम प्रोवाइड करना पड़ेगा क्योंकि मिनिमम जो है उतना है, तो मिनिमम तो हमें सभी हाइट पर देना पड़ेगा। इसलिए इन सभी सेक्शन हाइट के ऊपर हम क्या करेंगे, सेम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। तो उसके लिए आइए स्पेसिंग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो स्पेसिंग क्या हो जाती है हमारी, A5/AST इंटू 1000। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, 10 mm डाया का बार यूज़ कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर स्पेसिंग क्या हो जाएगी, π/4 इंटू 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय AST। तो यहाँ पर ये कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी आई नियर बाय 170 mm। सो प्रोवाइड मिनिमम रेनफोर्समेंट ऑफ 10 mm डाया एट द रेट ऑफ 170 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। इसी तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो मेन रेनफोर्समेंट है ये किसके फॉर्म में प्रोवाइड किया जाएगा, रिंग्स के फॉर्म में प्रोवाइड किया जाएगा थ्रू आउट द हाइट। और इसी तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट हम वर्टिकल बार्स के फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर ये वर्टिकल बार्स जो होंगे ये भी क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट हमारा AST मिनिमम। तो AST मिनिमम के केस में क्या हम देखें तो वो क्या होगा, सेम यहाँ पर जितना हमारा AST मिनिमम आया था 10 mm टाया बार एट द रेट ऑफ 170 mm सेंटर टू सेंटर, लेकिन इसका डायरेक्शन कैसा रहेगा, वर्टिकल। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर हमने दो अलग अलग कंडीशन कैलकुलेट करी थी। एक तो हमें मिली थी एम्प्टिंग की, यानी एम्प्टिंग के अंदर हमें दो वैल्यूज, और इसी तरीके से फिलिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आप कहेंगे कि हमने जो है अभी तक सिर्फ एम्प्टी कंडीशन निकाली है, फिलिंग के लिए हमने कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करा। तो उसका रीज़न ये है कि आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि जब हम सिलेंड्रिकल पोर्शन डिज़ाइन करते हैं तो उसे हम एम्प्टी कंडीशन के लिए डिज़ाइन करेंगे, और जब हम हॉपर पोर्शन डिज़ाइन करेंगे तो उसे हम फिलिंग के केस के लिए डिज़ाइन करेंगे। उसका रीज़न क्या है वो भी आप समझ लें कि जब सिलेंडर यानी जो सिलेंड्रिकल पार्ट होता है, ठीक है, जब वो एम्प्टी किया जाता है तो उस केस के अंदर प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू फिलिंग। लेकिन अगर हॉपर की बात करें तो यहाँ पर एम्प्टी से ज़्यादा फिलिंग के केस के अंदर ज़्यादा होती है। अगर ये आपको ये समझ में ना आए तो मैं इसके लिए आपके साथ एक वीडियो भी शेयर करूँगा, आप उसको देखिएगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या डिज़ाइन करना है, सिलेंड्रिकल पार्ट के बाद, सिलेंड्रिकल पार्ट के बाद हम डिज़ाइन करेंगे डिज़ाइन ऑफ हॉपर बॉटम। अब अगर हम हॉपर बॉटम की बात करें यहाँ पर,
ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एम्प्टी से ज़्यादा क्या होता है, फिलिंग से ज़्यादा एम्प्टी के केस में होता है। उसका रीज़न क्या है कि जब एम्प्टी किया जाता है तो मटेरियल का मूवमेंट कहाँ होता है, नीचे की तरफ मूवमेंट ज़्यादा होता है। इससे हमें, ठीक है, वर्टिकल लोड जो होते हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा मिलती है कहाँ पर, फिलिंग के केस के अंदर। ठीक है, ओके, समझ में आया यहाँ पर, क्योंकि जो मटेरियल है धीरे धीरे क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और एम्प्टी के अंदर क्या होता जाएगा, मटेरियल मूव होता जाएगा। लेकिन जब हम फिलिंग करते जाएंगे तो प्रेशर की वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी हॉपर के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये आपका कोई साइलो है, ठीक है। अब इस साइलो के अंदर ये सर्कुलर एक सेक्शन है, इसके अंदर हमें क्या करना है, मटेरियल को फिल करना है। तो अगर हम इसके अंदर मटेरियल को फिल करेंगे तो फिलिंग एम्प्टी कंडीशन में तो क्या होगा, मटेरियल इस पोर्शन से मूव होता चला जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम फिल करेंगे तो यहाँ पर मटेरियल फिल होता जाएगा, और जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी तो बॉटम पर प्रेशर की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, वर्टिकल लोड्स की वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। इसलिए हम इसे किसके लिए डिज़ाइन करेंगे, फिलिंग कंडीशन के लिए डिज़ाइन करेंगे। तो फिलिंग कंडीशन के अंदर म्यू डैश की वैल्यू क्या होती है, तो यहाँ पर देखिए म्यू डैश की वैल्यू फिलिंग कंडीशन के अंदर कितनी है, हम यहाँ पर देख लेते हैं 0.75, ठीक है, यहाँ पर तो 0.75 हमने यहाँ पर यूज कर ली इस वैल्यू को। तो यहाँ पर देखिए 0.7 हमने यूज करा है, तो ये वैल्यू हमारी कितनी आई, 0.384, और के की वैल्यू कितनी आई, 0.5। अब यहाँ पर हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, म्यू डैश के एच अपॉन आर की वैल्यू। तो वापस सेम प्रोसीजर जो हमने इसके लिए करा था एम्प्टी के लिए, वही हम फिलिंग के लिए यूज कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने म्यू की वैल्यू पुट करी, के की वैल्यू पुट करी, और एच की वैल्यू फिर से हमने पुट नहीं करी है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 0.140 एच। अब हम हॉरिजॉन्टल प्रेशर कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा सेम बाय द जेंसेन्स थ्योरी। यहाँ पर भी हम क्या नहीं कर रहे हैं, एच की वैल्यू को पुट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट हमने जो कैलकुलेशन करा था उससे हमें पता चला था कि मैक्सिमम प्रेशर हमें कहाँ पर मिल रहा है, 18 मीटर की हाइट पर मिल रहा है। इसलिए हम 18 मीटर की हाइट के ऊपर डायरेक्ट क्या निकाल लेंगे, हॉरिजॉन्टल प्रेशर की वैल्यू को निकालेंगे। अब आपको पता है कि पीवी और पीएच के बीच में क्या रिलेशन है, तो पीएच अपॉन पीवी इक्वल टू के होता है। तो मैं लिख सकता हूँ पीवी इक्वल टू पीएच अपॉन के। तो यहाँ से पीवी की वैल्यू निकाल लेंगे, और के की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिलिंग के केस में 0.5। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं वीट के लिए कितना दिया गया है, 0.5। तो आइए इसको देख लेते हैं हम आगे कितना दिया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर 0.5 और हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू मिलती है हमें 55.974 किलो न्यूटन। ये क्या हो गया, हमारा वर्टिकल प्रेशर है ये यहाँ पर। तो एक तो लोड हमारा वर्टिकल प्रेशर के थ्रू हो गया। इस वर्टिकल प्रेशर को हम क्या करेंगे, लोड में अगर चेंज करें तो प्रेशर को लोड में चेंज करने के लिए प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है, तो अब इस पोर्शन का एरिया हमें निकालना है। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ दिस हॉपर पार्ट अपर, ये वाला जो है इसका हम एरिया निकाल रहे हैं। तो ये एरिया क्या हो जाएगा, पीवी मल्टीप्लाई बाय एरिया। एरिया क्या हो जाएगा, π/4 इंटू डी स्क्वायर, π/4 डी स्क्वायर। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलती है 1329.85। ठीक है, तो एक तो ये वर्टिकल लोड हमने निकाल लिया ड्यू टू वर्टिकल प्रेशर। दूसरा क्या हो जाएगा, इस हॉपर का वेट, यानी इसके अंदर जो मटेरियल है उसका वेट। तो इसका वेट क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमें इसका वॉल्यूम चाहिए। तो इसके वॉल्यूम को हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये जो अगर हम इसको एक्सटेंड कर दें, ये जो है अगर हम इसको एक फुल को कोन बना दें, तो इस बड़े कोन में से अगर हम ये स्मॉल वाला कोन जो है इसको माइनस कर दें तो हमें इतने पूरे कोन का वॉल्यूम मिल जाएगा। तो यही हमने करा है, इस बड़े कोन के वॉल्यूम के अंदर से हमने क्या करा है, छोटे वाले कोन का वॉल्यूम हमने माइनस कर दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर क्यूब माइनस 1/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो यहाँ पर हमें किसका रेडियस पुट करना है, बड़े वाले का, और यहाँ पर छोटे वाले का। तो यहाँ पर वैल्यू हमें क्या मिलती है, वॉल्यूम की 21.762 मीटर क्यूब।
ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा वेट ऑफ मटेरियल इन हॉपर पोर्शन। तो यहाँ पर वेट ऑफ मटेरियल क्या होगा, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेट ऑफ मटेरियल। तो वॉल्यूम यहाँ पर क्या हो गया है हमारा ये, और मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेट ऑफ वॉल्यूम। तो यहाँ पर यूनिट वेट ऑफ मटेरियल जो हमें दिया गया है इसको मल्टीप्लाई करा तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई है। तो इस तरह से हमें दो वर्टिकल लोड मिल गए हैं। अब तीसरा वर्टिकल लोड अगर हम देखें तो इसका सेल्फ वेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस हॉपर पोर्शन का हमें सेल्फ वेट कैलकुलेट करना है। अब सेल्फ वेट कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले इसकी सेक्शन की थिकनेस चाहिए, यानी इसकी थिकनेस कितनी रखी जाए। तो थिकनेस हम वही थिकनेस रखेंगे जो हमने सिलेंड्रिकल पार्ट की रखी। तो सिलेंड्रिकल पार्ट में हमने कितना यूज़ किया था 150 mm। तो यहाँ पर भी हम थिकनेस कितनी यूज़ करेंगे 150 mm। अब यहाँ पर हमारा मेन डायमीटर क्या हो जाएगा, मेन डायमीटर मीन्स d/2 प्लस 0.15 इंटू √2। अब 0.15 √2 क्या होता है वो भी आप समझ लें। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ये वॉल की थिकनेस है, ठीक है, और यहाँ पर ये हमारा हॉपर कैसा है इस तरीके से है, और यहाँ पर हमें जो ये थिकनेस मिली है ये डायगोनल मिली है। कितने एंगल पर मिली है, ये हमें मिली है 45 डिग्री पर, ठीक है। और एक्चुअल में जब हम थिकनेस को देखेंगे, ठीक है, जब हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो थिकनेस की वैल्यू हमें ये मिलेगी, ठीक है। तो डायगोनल डिस्टेंस और इस थिकनेस में और इस थिकनेस में दोनों में डिफरेंस होगा। इसको अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो फॉर एग्जांपल ये इसकी वॉल है, ठीक है, और यहाँ पर जो हमें थिकनेस दी गई है वो हमने कैसे यूज़ करी है, ऐसे में, ठीक है, और हमें थिकनेस चाहिए इस डायरेक्शन में, ठीक है। और यहाँ पर ये जो एंगल दिया गया है ये कितना हो रहा है 45 डिग्री का एंगल हो रहा है। यहाँ पर ये एंगल कितना हो रहा है 45 डिग्री। तो इस तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करके हमें इसके रिस्पेक्ट में ये थिकनेस निकालना पड़ेगी। तो ये थिकनेस तो 150 mm है। यहाँ पर हम साइन का रूल लगाकर यहाँ पर से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाता है हमारा, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और यहाँ पर ये कितना दिया गया है साइन 45 डिग्री। और तो परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है वो हमें कितनी दी गई है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ से निकाल सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट। तो इस तरीके से आप साइन का रूल लगाकर यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर साइन 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, P/H इक्वल्स टू 1/√2, ठीक है। तो यहाँ पर हाइपोटेनस की वैल्यू क्या हो जाएगी √2P, यानी √2 इंटू थिकनेस। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कि यहाँ पर इफेक्टिव थिकनेस क्या हो जाएगी √2 इंटू थिकनेस। तो यही हमने लिखा है कि √2 इंटू थिकनेस 150 mm। तो यहाँ पर मेन डायमीटर हमारा निकल कर आया है 2.96 और थिकनेस हमने कितनी ली थी 150 mm यानी 0.1 मीटर। अब इसी तरीके से हमें ये स्लोपिंग लेंथ चाहिए, यहाँ पर ये स्लोपिंग लेंथ चाहिए। तो ये स्लोपिंग लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे 2.5 इंटू √2। यहाँ पर भी वही फॉर्मूला हमने लगाया है, ठीक है, वही फॉर्मूला हमने यूज़ करा है कि साइन के रूल से हमने इसको निकाल लिया है। तो ये क्या हो जाएगा, ये बड़ा वाला डायमीटर माइनस में छोटा वाला डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, तो हमें सेंटर से रेडियस की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब ये रेडियस की वैल्यू हमें मिल जाती है साइड से, यानी ये ओपनिंग का स्पेस छोड़ के हमें ये रेडियस की वैल्यू मिल जाएगी। अब इस रेडियस की वैल्यू को हम क्या करेंगे, अगर हम इसको 45 से देखेंगे, साइन 45 से, तो हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर अब इस पूरे पोर्शन के अंदर जो कंक्रीट का वॉल्यूम होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई डी क्या हो गया पेरीफेरी, इट मीन्स के पेरीफेरी मल्टीप्लाई बाय थिकनेस, पाई डी इंटू थिकनेस इंटू एल यानी स्लोपिंग लेंथ। तो पाई डी थिकनेस और स्लोपिंग लेंथ, तो यहाँ पर हमें वॉल्यूम मिल गया 4.93 मीटर क्यूब। किसका, इस हॉपर पोर्शन का वॉल्यूम, यानी कंक्रीट जो वॉल्यूम कवर कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, इस वॉल्यूम को यूज करते हुए हमें क्या निकाल सकते हैं, इसका सेल्फ वेट निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा सेल्फ वेट, ठीक है। सेल्फ वेट कैसे निकाल लेंगे हम, सेल्फ वेट ऑफ हॉपर बॉटम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट।
तो यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट 25 है, वॉल्यूम 4.93 आया है, तो ये टोटल कितना आ गया 123.29। अब ये जो तीनों वर्टिकल लोड आए हैं, यानी एक तो लोड ऑफ मटेरियल एट हॉपर, ठीक है, यहाँ पर मटेरियल का जो लोड आ रहा था, ठीक है, यानी वर्टिकल जो हमें लोड की वैल्यू मिली थी वर्टिकल प्रेशर के थ्रू वो, प्लस वेट ऑफ मटेरियल इन हॉपर, हॉपर के अंदर जो मटेरियल है उसका वेट, और प्लस वेट ऑफ हॉपर, तो ये तीनों को हम ऐड करेंगे तो हमें टोटल डाउनवर्ड लोड मिल जाएगा। अब इस डाउनवर्ड लोड को अगर हम डायरेक्ट टेंशन में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा W कोसेक थीटा, तो हमने यहाँ पर पुट करी कोसेक थीटा, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। तो यहाँ से हमें डायरेक्ट टेंशन की वैल्यू T की वैल्यू मिल जाती है। अब डायरेक्ट टेंशन अगर हमको निकालना है पर मीटर लेंथ, क्योंकि ये किलो न्यूटन है, हमें किलो न्यूटन पर मीटर में चाहिए, तो हम इसको पेरीफेरी से डिवाइडेड कर देंगे। तो पेरीफेरी क्या होता है पाई इंटू डी, तो ये वैल्यू हमें मिल गई पेरीफेरी के अलोंग। इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम इस डायरेक्ट टेंशन के लिए क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ स्टील, ठीक है, तो एरिया ऑफ स्टील क्या हो जाएगा T अपॉन सिग्मा एस टी। अब यहाँ पर T कौन सा यूज़ करेंगे, अल्टीमेट यानी डिज़ाइन, तो 1.5 हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज़ करेंगे, डायरेक्ट टेंशन की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1000 4 न्यूटन 0.87 इंटू 415, यहाँ पर वैल्यू आई 556.68 mm²। अब यहाँ पर हम इसको AST मिनिमम से भी अगर चेक करें तो ये ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 10 mm बार यूज़ करेंगे, उसकी स्पेसिंग लेंगे, स्पेसिंग क्या हो जाएगा A5 अपॉन AST इंटू 1000, तो यहाँ पर स्पेसिंग आई 144.1, इसको हमने कैलकुलेट किया तो 140। So provide 10 mm diameter at the rate of 140 mm center to center in the sloping direction, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो अबाउट दिस स्लोप जो है ये वैल्यू क्या होती जाती है, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे डायरेक्शन में तो इसकी वैल्यू रिड्यूस होती जाएगी, इसलिए हम क्या करेंगे, जो हाफ है हमारी, ठीक है, उस हाफ लेंथ के ऊपर इन बार को क्या कर देंगे 50% कर्टेल कर देंगे। कर्टेलमेंट्स का मीनिंग क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये टोटल हम बार प्रोवाइड कर रहे हैं, अब इनकी क्या है स्पेसिंग 140 mm, तो यहाँ पर हम 50% कर्टेल कर रहे हैं, यानी हम स्पेसिंग को दुगना कर देंगे, तो यहाँ यानी AST हमारा आधा करना है, तो आधा करेंगे तो स्पेसिंग डबल हो जाएगी, तो यहाँ लाकर हम ऊपर वाली हाइट पर इन बार की स्पेसिंग को बढ़ा देंगे। अगर नीचे कितनी थी 140, तो यहाँ कितनी हो जाएगी 280, ये कहलाता है कर्टेलमेंट ऑफ बार। तो ये कहाँ पर है, अपर साइड पे, ये लोअर साइड पे, आप चाहे तो ऐसे बना लें इसे, ये ठीक है, यानी 50% हाइट जो होगी स्लोपिंग डायरेक्शन के अंदर इस तरह से। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर स्ट्रेसेस के लिए चेक कर लेते हैं। तो डायरेक्ट अगर हमें यहाँ पर क्या मिला है, डायरेक्ट टेंशन मिला है, तो डायरेक्ट टेंशन के लिए स्ट्रेस क्या वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस, डायरेक्ट टेंशन फोर्स अपॉन एरिया, तो डायरेक्ट टेंशन फोर्स हमें कितना मिला था 124.0 1000 4 न्यूटन, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा AC प्लस MAST, ये मैं आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बता चुका हूँ, ठीक है, कि ये क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर ये एरिया किसका है, एरिया ऑफ कॉन्क्रीट प्लस एरिया ऑफ कॉन्क्रीट विथ रिस्पेक्ट टू स्टील, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसकी वैल्यूज को पुट करा, यहाँ पर एरिया ऑफ कॉन्क्रीट क्या हो जाएगा 150 इंटू 1000 फॉर 1 मीटर, यहाँ पर 13 क्या है मॉड्यूलर रेशियो m इज इक्वल्स टू 280 अपॉन 3 सिग्मा CBC, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने 13 और मल्टीप्लाई बाय AST हमारा जो निकल कर आया है 556.68, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है 0.852, और अलाउएबल स्ट्रेस कितनी है डायरेक्ट टेंशन में 2.8 न्यूटन पर mm², जो हम कोर्ट से हमने चेक करी, ठीक है। तो ये हमने इसको किसके लिए डिज़ाइन करा था, हॉपर को, किसके लिए, डायरेक्ट टेंशन के लिए। अब हॉपर के अंदर दो स्ट्रेसेस आती है, एक तो डायरेक्ट टेंशन स्ट्रेस और दूसरा हुप टेंशन। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हुप टेंशन के लिए कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर हुप टेंशन जो होगा वो हम मिडिल हाइट तक कैलकुलेशन करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारा ये सिलेंड्रिकल पार्ट हो गया और ये हॉपर पार्ट हो गया, तो यहाँ पर हम इसके मिड तक इसका क्या मानेंगे, इफेक्टिव लेंथ को कंसीडर करेंगे, यानी इफेक्टिव हाइट लेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, मिड ऑफ द हाइट ऑफ द कॉनिकल बॉटम, ये कॉनिकल बॉटम इसकी मिड हाइट तक लेंगे। तो ये टोटल हाइट कितनी है 18 और नीचे वाली कितनी है 2.5, तो इसको हम लिख सकते हैं 18 प्लस 2.5/2, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 19.25। अब यहाँ पर मेन डायामीटर अगर हम देखें
तो यहाँ पर इसका डायमीटर कितना है, अलग है, और इस पोर्शन का डायमीटर क्या है, अलग है। तो इसका कितना है 0.5 और इसका कितना है 5.5। तो दोनों का मीन डायमीटर एक ले लेते, तो मीन डायमीटर क्या हो जाएगा 5.5 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 2, तो ये 3 मीटर। हाइड्रोलिक मीन रेडियस क्या हो जाएगा d/4, तो ये हमने निकाल लिया d/4, d/4 यानी 3/4 0.75। इसी तरीके से म्यू डैश की वैल्यू और k की वैल्यू हमने ले ली। अब यहाँ पर वही सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे हॉरिजॉन्टल प्रेशर के लिए। हॉरिजॉन्टल प्रेशर हम कैसे निकालेंगे, म्यू के एच अपॉन आर। यहाँ पर हमने वैल्यू पुट करी यहाँ पर, और यहाँ पर हमें वैल्यू मिल गई हॉरिजॉन्टल प्रेशर की। इस हॉरिजॉन्टल प्रेशर के रिस्पेक्ट में हम क्या निकाल सकते हैं, वर्टिकल प्रेशर। तो वर्टिकल प्रेशर क्या हो जाएगा पी एच अपॉन के, तो ये वैल्यू आई 32.962, ठीक है। और यहाँ पर इसका अगर हम सेल्फ वेट देखें तो यहाँ पर सेल्फ वेट क्या हो जाएगा, थिकनेस मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेट इंटू 1 इंटू 1। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू कितनी हो गई 3.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब नॉर्मल प्रेशर जो है फॉर्मूला सेम रहेगा, पी वी कोस स्क्वायर थीटा प्लस पी एच साइन स्क्वायर थीटा प्लस डब्ल्यू एस कॉस थीटा। यहाँ पर हमने वैल्यूज़ को पुट करा, और पुट करने पर ये वैल्यू हमें मिलती है 27.375। अब जो ये वैल्यू हमें मिली है इसके रिस्पेक्ट में हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, हमने वापस क्या करेंगे मेन डायामीटर निकालेंगे, क्योंकि वहाँ पर हमने मेन डायामीटर ले लिया था। अब यहाँ पर हम मेन डायामीटर कौन सा वाला लेंगे, इफेक्टिव वाला, वही सेंटर तक की थिकनेस का। इट मीन्स कि अगर ये डायामीटर है तो यहाँ पर हम इसके इस सेंटर तक का लेंगे। तो यहाँ पर हमें ये वाली हाफ ये वाली भी चाहिए, तो हाफ मिलाकर 1 थिकनेस ऐड करना पड़ेगी। और थिकनेस हमें कौन सी वाली ऐड करना पड़ेगी, ये नहीं बल्कि ये वाली थिकनेस, यानी ये वाली थिकनेस ऐड करना पड़ेगी। तो वापस वही हो जाएगा क्या 0.15 अंडर रूट 2। तो ये वैल्यू कितनी आई 3.21। अब हुप टेंशन क्या होता है PhD/2, तो ये वैल्यू हमने पुट करी, PhD/2 निकाल लिया। तो यहाँ पर हमें पर मीटर लेंथ के अंदर वैल्यू मिल जाती है हुप टेंशन की। हुप टेंशन से हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ स्टील। एरिया ऑफ स्टील क्या हो जाता है अल्टीमेट अपॉन सिग्मा ST। यहाँ हमने वैल्यू को पुट करा, और पुट करने पर हमें AST की वैल्यू मिल जाती है। तो अब ये जो AST हमें मिला गया है, ठीक है, इस AST के रिस्पेक्ट में हम क्या प्रोवाइड कर देंगे, यहाँ पर एनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हमारा यानी कैलकुलेशन जो पार्ट होगा वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो है आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग हाइट पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमने कहाँ पर निकाला है, मिड हाइट पर निकाला है। इसी तरीके से आप जंक्शन पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं सेम चीज़। जंक्शन मीन्स ये वाला पॉइंट। अभी जो हमने कैलकुलेशन करा है वो कहाँ पर करा है, इस मिड हाइट पर करा है। नेक्स्ट कैलकुलेशन जो हम करेंगे वो कहाँ पर करेंगे, इस पर्टिकुलर लोकेशन पर हम कैलकुलेशन करेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो ये कैलकुलेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन आप इसको दोबारा करके फिर से इसके लिए एरिया ऑफ स्टील चेक करेंगे, और जो एरिया ऑफ स्टील ज़्यादा होगा आप वो वाला यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरीके से हम किसी साइलो को क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। इस लेक्चर को इस तरीके से करने का रीज़न ये था कि ऑलरेडी मैं लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है, लेकिन वहाँ पर वॉइस का कुछ इश्यू है, इस वजह से या इस कारण से मुझे इसको इस तरह से करना पड़ा है, ठीक है। तो आप लोगों को ये समझ में आया भी होगा, और अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो, इश्यू हो, या कहीं आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनली मुझसे उसे डिस्कस कर सकते हैं, या डाउट क्लियरिंग सेशन जो हमारे होते हैं वहाँ पर भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।